अगला लिखिए डबल टाइट्रेशन। इट इज applied on a alkaline mixture of Na2CO3 plus NaHCO3 plus any alkali. Double titration is a method, double titration is a process which we apply on an alkaline mixture of Na2CO3 NaHCO3, साथ में कोई अल्काली होगा NaOH या KOH। The titrant used is acid like HCl और H2SO4। टाइट्रेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो HCl या H2SO4 यूज करते हैं, सबसे कॉमन HCl है। नाउ इंडिकेटर्स for these titration, पहला फिनोप्थिलीन जिसको हम HPH से डिनोट करेंगे, और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जिसको हम MEOH से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कि एक सोल्यूशन है जिसमें Na2CO3 है, सिर्फ Na2CO3। केस 1 Na2CO3 में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं। Na2CO3 में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर रहे हैं। तो जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन मेमोराइज कर लेना कि Na2CO3 में जब 1 मोल HCl डाले, 1 मोल Na2CO3 में 1 मोल जब HCl मिलाया गया तो ये सबसे पहले बनाता है NaHCO3 और साथ में देता है NaCl। NaHCO3 प्लस NaCl, और उसके बाद भी अगर हम HCl ऐड करते चले गए तो NaHCO3 जो बना है वो फिर से 1 मोल HCl पाकर ये बना लेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बेसिकली ये जो होता है वो होता है H2CO3 जो डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस CO2 में। तो ये Na2CO3 का HCl के साथ जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। 1:1 सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन 1:2 अगर मिला दिए HCl तो वो रिएक्शन बिल्कुल एंड तक जाएगा। NaCl प्लस H2CO3 NaHCO3 भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक, हमें कैसे पता चलेगा कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया 100%? हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया 100%? तो वो पता चलने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर दे? इंडिकेटर। रिमेंबर, फिनोप्थिलीन चेंजेस इट्स कलर व्हेन द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। Phenolphthalein changes its color when the first step is complete। जैसे मान लो कि हम लोग Na2CO3 लिए थे और साथ में 2-3 ड्रॉप इसमें हम लोग फिनोप्थिलीन भी ले लिए, और इसको अगर हम लोग HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो जैसे ही Na2CO3 प्लस HCl NaHCO3 प्लस ऑफ NaCl बना, जैसे ही ये दोनों फिनिश हुए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इंडिकेटर कलर चेंज मार दिया। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलर चेंज कर दिया। जब कलर चेंज हो गया तो आपको रुक जाना है, ऐड करना बंद करना है, क्योंकि एक बार कलर चेंज कर दिया उसके बाद भी अगर HCl डालोगे तो रिएक्शन होगा, नो डाउट सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा, लेकिन दूसरा कब कंप्लीट होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। कितने देर तक आप HCl मिलाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब कलर चेंज कर दिया इंडिकेटर तो उसके बाद HCl या टाइट्रेंट डालने का कोई मतलब नहीं होता। कलर चेंज तुरंत टाइट्रेंट को डालना बंद। समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिखेंगे मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ HCl। लिखेंगे ना, यही वाला स्टेप 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अब HCl का N फैक्टर 1,
क्योंकि HCl का Cl बच गया तो एक H रिप्लेस हो गया। और अगर Na2CO3 को देखें और NaHCO3 को देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक सोडियम रिप्लेस हुआ है। ये तो सॉल्ट है। सॉल्ट का इन्वर्टर कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ मेटल कटायन रिप्लेस, नंबर ऑफ मेटल कटायन या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस्ड। तो यहां से कितना पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस हुआ? एक, इसलिए n फैक्टर इसका भी एक। यहां पे भी n फैक्टर 1 का इस्तेमाल करना, यहां पर भी n फैक्टर 1 का इस्तेमाल करना और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना। अगर मान लो Na2CO3 लेते, साथ में 2-4 ड्रॉप इंडिकेटर ले लेते, लेकिन इंडिकेटर लेते हम मिथाइल ऑरेंज, तो ध्यान रखना MEOH changes its color in the when the second step is also complete. Second step is also complete. धीरे धीरे हम HCl मिलाना इसमें शुरू किए, रिएक्शन शुरू हुआ, Na2CO3 प्लस HCl गिविंग NaHCO3 प्लस NaCl। अभी तक कलर चेंज नहीं किया, हम फिर से HCl मिलाना और शुरू किए, NaHCO3 प्लस HCl रिएक्ट करके दिया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। जैसे ही सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा वैसे ही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है? नेट रिएक्शन क्या हुआ? Na2CO3 plus 2HCl reacted to form NaCl, 2NaCl plus H2O plus CO2। दोनों रिएक्शन को जोड़ दिए तो NaCO3 कट गया। ये नेट रिएक्शन हुआ। यहां पर भी आप लिखोगे मिली इक्वलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3। लेकिन अब जो है n फैक्टर HCl का तो एक ही है, लेकिन Na2CO3 देख रहे हैं और इधर 2NaCl दिख रहा है, मतलब कितना मेटल कटायन रिप्लेस हो गया? या इसको मिला के H2CO3 मान लो, तो H2CO3 कार्बोनेट के साथ 2 मेटल था, +2 का चार्ज था, वो रिप्लेस हो गया, यहां पे H2CO3 बच गया, 2 रिप्लेस हो गए, तो यहां n फैक्टर कितना लेना है? कॉपी करो समझ के यहां तक। अगला पेज देखो। मान लो कि हम शुरू में Na2CO3 और NaHCO3 दोनों लिए, Na2CO3 और NaHCO3 दोनों लिया गया और उसको हम लोग HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। इंडिकेटर इस्तेमाल कर लिए फिनोप्थिलीन। तो ध्यान रखना, अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है और Na2CO3 और NaHCO3 दोनों लिया गया है, ये तो HCl है, एसिड। इनमें से जो ज्यादा अल्कलाइन होगा उससे वो पहले रिएक्ट करेगा। NaHCO3 में H जो है वो एसिडिक H है। एसिडिक H होने के कारण इसमें एसिडिक कैरेक्टर है। एसिडिक कैरेक्टर है मतलब कि एसिड और एसिड दोनों आपस में रिएक्ट पहले नहीं करेंगे। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? Na2CO3 और HCl का रिएक्शन पहले होगा। Na2CO3 plus HCl will form NaHCO3 plus NaCl। और जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, फिनोप्थिलीन कलर चेंज मार देगा, फिनोप्थिलीन कलर चेंज कर देगा। और कलर चेंज हो गया उसके बाद फिर HCl को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। करोगे ऐड तो रिएक्शन होगा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कब खत्म हुआ? समझ में आ रहा है? तो यहां पर सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे मिली इक्वलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 और यहां n फैक्टर 1 का इस्तेमाल करेंगे, यहां भी n फैक्टर 1 का इस्तेमाल करेंगे। सवाल खत्म। आपसे सवाल इतने पूछा जाएगा कि बताओ कि मिक्सचर में Na2CO3 कितना था और NaHCO3 कितना था। टोटल मास दे दिया, टोटल मास। तो इसके मदद से हम Na2CO3 कितना था निकाल लेंगे और उसके बाद फिर NaHCO3 कितना लिया गया था वो निकाल लेंगे। समझ में आ रहा? लेट आफ्टर द फर्स्ट टाइट्रेशन MEOH was added। जब ये पहला हो गया टाइट्रेशन
फिनोप्टिलीन कलर चेंज मार दिया तो हम लोग उसमें फिर मिथाइल ऑरेंज डाले और फिर HCl के साथ टाइट्रेट करने लगे। तो बताओ कि मिथाइल ऑरेंज हम जिस वक्त डाले उस वक्त बीकर में क्या क्या है? तो जो NaHCO3 लिया गया था उसको बोल रहे हैं टेकन, और जो अभी अभी NaHCO3 बना है उसको हम बोल रहे हैं फॉर्म। तो इसके अंदर NaHCO3 टेकन भी है और NaHCO3 फॉर्म्ड भी है, और इसके अंदर मैंने अब डाल दिया मिथाइल ऑरेंज और फिर से हम टाइट्रेशन शुरू किए HCl के साथ। तो ये HCl अब दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही अब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो NaHCO3 टेकन प्लस NaHCO3 फॉर्म्ड दोनों अब HCl के साथ रिएक्ट करके दे देगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 जो भी है। रिएक्शन कंप्लीट है। मैंने अब HCl इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। लिखेंगे ना? तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl अब जो होगा वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 टेकन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म्ड। लिखेंगे ना भाई? अब बस मेरे को चेक करना है एन फैक्टर, इसका भी एन फैक्टर है, इसका भी एन फैक्टर है, क्योंकि अगर NaHCO3 अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर NaHCO3 का एक H प्लस चला गया ना, एक ही H प्लस गया ना। समझ में आ रहा है? एन फैक्टर है। अब ध्यान दो, इस रिएक्शन में एन फैक्टर इसका कितना था? एक। Na2CO3 का एन फैक्टर कितना था? एक। समझ में आ रहा है? तो यहां जो NaHCO3 फॉर्म्ड है वो किसके बराबर है? ये तो हम आगे भी लिख सकते थे ना ऐसे कि HCl का मिली इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट, सब तो बराबर ही होगा। तो NaHCO3 फॉर्म्ड का मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर है? Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट के बराबर है कि नहीं है? है ना? लेकिन एन फैक्टर कितना? 1 के साथ। तो हम ये फॉर्म्ड वाले को हटाकर हम देख क्या लिख दे रहे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 टेकन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 टेकन या Na2CO3 विथ एन फैक्टर 1, इसका भी एन फैक्टर 1। ये इक्वेशन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो अगर हम लोग को Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट पहले से पता चल गया, यहां बिठाएंगे, इसका मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। मिली इक्विवेलेंट का पता चलना माने दोनों की क्वांटिटी तो पता कर रहे हैं। कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये देखो, कैसे इक्वेशंस लिख रहे हैं वो समझो। क्या ये सवाल था कि पहले हम Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर लिए, उसमें पहले हम फिनोप्टिलीन डाले, टाइट्रेशन किए, कलर चेंज हुआ, तो पहला इक्वेशन लिख दिया, और उसी बीकर में फिर हम मिथाइल ऑरेंज डाल के फिर टाइट्रेशन को आगे कंटिन्यू किए, फिर टाइट्रेशन को कंटिन्यू किए। तो जो दोनों तरह के NaHCO3 प्रेजेंट थे दोनों का दोनों रिएक्ट करके कंप्लीट रिएक्शन करेगा। तो अब कौन सा हम इक्वेशन लिखें? तो भाई ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन हमें पता है कि ये फॉर्म्ड वाला किसके बराबर है? फॉर्म्ड वाला Na2CO3 के बराबर था। लेकिन ध्यान रहे कि एन फैक्टर Na2CO3 का कितना लेना है? 1 लेना है। और एक आखिरी केस, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। आखिरी केस मतलब अगर हम उसी मिक्सचर में शुरू से ही अगर मिथाइल ऑरेंज लिए होते तो क्या होता? अगर हम वही मिक्सचर में मान ले, तीसरा केस है कि यार ठीक है, इसके अंदर Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों लिया गया है, और इसके अंदर हम शुरू से ही मिथाइल ऑरेंज लेकर इसका अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यह भी कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, और NaHCO3 जो लिए हो वो भी HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये भी दे देगा। कंप्लीट रिएक्शन होगा ना दोनों का? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज तो कलर चेंज कब करता है? जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है तब करता है। तो ये भी कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा, ये भी कंप्लीट रिएक्शन कर जाएगा, दोनों कर जाएगा। तो लास्ट में इंडिकेटर कलर चेंज कर दिया आपने। तब हम लोग बोलेंगे कि HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर भी इक्वेशन लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ
Na2CO3 प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ NaHCO3। लेकिन अब बारी है एन फैक्टर का, तो HCl का तो एन फैक्टर हमेशा 1, Na2CO3 का एन फैक्टर लेंगे 2, क्योंकि इसका दोनों सोडियम रिप्लेस हो गया और NaHCO3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1। ये सारे केसेस को क्लियरली समझो, इक्वेशन लिख लिए मतलब सवाल खत्म वहीं पे। चलो चलो सवाल लिखो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स A solution contains a mixture of Na2CO3 and NaOH with phenolphthalein. 25 ml of the mixture required, 19.5 ml of 1 molar HCl for the end point. End point मतलब जहां इंडिकेटर कलर चेंज करता है उसे हम लोग एंड पॉइंट कहते हैं। With methyl orange, 25 ml of the same original solution required, 25 ml of 1 molar HCl for the end point. Calculate gram per liter of each present in the mixture. तो अब ये मिक्सचर में NaOH और Na2CO3 है, तो जैसे ही HCl आएगा सबसे पहले NaOH पूरा रिएक्ट कर जाएगा और सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, फिर Na2CO3 रिएक्ट करेगा, फिर ऑक्सीजन है तो बाइकार्बोनेट तक, मिथाइल ऑरेंज है तो फिर लास्ट तक, और अकॉर्डिंगली मिली इक्विवेलेंट का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले बीकर में सबसे पहले इसमें क्या क्या है, Na2CO3 प्लस NaOH, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं HCl। HCl दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। Na2CO3 कब तक रिएक्ट करेगा, Na2CO3 जब तक कि NaHCO3 प्लस NaCl न बन जाए, और NaOH तो रिएक्ट कर जाएगा सीधे HCl के साथ, बनाएगा NaCl प्लस ऑफ, तो HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। Na2CO3 का एन फैक्टर कितना लेंगे, NaOH का एन फैक्टर कितना लेंगे। मान लेते हैं कि ये 25 ml लिया गया था, 25 ml ऑफ द मिक्सचर, 25 ml में इसका मान ले X मोल है और इसका मान ले Y मोल है। X मोल और Y मोल मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना।
milli equivalent of HCl will be equal to milli equivalent of Na2CO3 plus milli equivalent of NaOH। कोई दिक्कत? अब HCl का मिली इक्विवेलेंट बता। 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मोलर यूज हुआ है। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 1 मिली इक्विवेलेंट बन गया। दैट विल बी इक्वल टू Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट, इसका x मोल माने हैं तो x मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमोल हुआ। मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर 1 प्लस इसका y इंटू 1000, इसका भी n फैक्टर 1, मतलब कि यहां पे इक्वेशन आ गया x प्लस y विल बी इक्वल टू 19.5 इंटू 10 की पावर -3, पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत? क्लियर है? उसके बाद कह रहा है कि 25 ml ऑफ द सेम ओरिजिनल सोल्यूशन, फिर से 25 ml लिया गया ओरिजिनल Na2CO3 और NaOH वाला, लेकिन अब इसमें हम लोग डाल दिए मिथाइल ऑरेंज, यहां दिए थे फिनोप्थिलीन, इसलिए ये रिएक्शन यहीं तक लिखे हम, लेकिन अब मिला दिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज, और तब HCl के साथ अगर हम लोग इसका टाइट्रेट कराए तो अब मिथाइल ऑरेंज में रिएक्शन कहां तक जाता है? 2HCl फॉर्मिंग 2NaCl प्लस H2CO3 या H2O प्लस CO2। अब इसका एन फैक्टर कितना लेंगे? 2, और NaOH तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। NaCl प्लस ऑफ वाटर, एन फैक्टर NaOH का 1, अभी भी HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। अब कितना मिलीमोल इस्तेमाल हुआ? 25 ml रिक्वायर्ड, 25 ml ऑफ 1 मोलर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई HCl का एन फैक्टर। समझ में आ रहा है? और यहां पर वही, अगर फिर से 25 लिए तो इसमें फिर से x और y ही आएगा। उधर 25 में x और y आया था तो अभी भी 25 में x और y ही आएगा। x इंटू 1000 मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। अब n फैक्टर कितना है? 2, और यहां पे तो y इंटू 1000 इंटू 1, तो अब बन जाएगा इक्वेशन 2x प्लस y विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर -3। यहां लिख लिए 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर -3। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, माइनस कर दे तो x आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 25 में से 19 जाता तो कितना आता? 6, 5.5, 5.5 इंटू 10 की पावर -3। अगर x आ गया 5.5 इंटू 10 की पावर -3 तो y कितना आना चाहिए? इसमें 5.5 माइनस करोगे तो 14, 14 इंटू 10 की पावर -3। मोल पता चल गया। एक ध्यान रखना कि ये 25 ml में पता चला है मोल, पर लीटर बताना है, पर लीटर। तो इन 1 लीटर मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना? तो 25 ml में इतना, तो 1000 ml में डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100,000, तो 5.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 25 गुने 1000। समझ में आ रहा? ये तो 1 हो गया, 5.5, 5 11 जा 11 बाई 50, और मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया? 14 इंटू 10 की पावर -3 बटे 25 गुने 1000, तो ये हो गया 14 बटे 25। 1 लीटर में मोल पता चल गया, तो मास निकाल दे, तो मास मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करके मास निकाल दो, कर लोगे ना? तो 1 लीटर में मास पता चल जाएगा। ग्राम पर लीटर मतलब क्या? 1 लीटर में कितना ग्राम है, तो हम 1 लीटर में दोनों के मोल्स निकाल दिए, तो मोल को खाली मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दीजिए तो ग्राम पता चल जाएगा। क्लियर है? ये सवाल समझ में आया? A solution contains
A solution contains Na2CO3 and NaHCO3. चलो हम ये भी लिख ही देते हैं. A solution contains Na2CO3 and NaHCO3. 10 ml of this requires 2.5 ml of 0.1 molar HCl for reaction using HPH as indicator. MEOH is further added into the resulting solution when a further 2.5 ml of 0.2 molar HCl was required to reach the end point. Calculate the amount of Na2CO3 and NaHCO3 present in 1 liter of solution. ये सभी केस हम बता दिए, केस बना बना के ही हम बता चुके हैं. Na2CO3 और NaHCO3. पहले हम लोग फिनोप्थिलीन यूज किए, इसमें HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं. HCl दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. अब हम बिना रिएक्शन लिखे आगे लिख दें. मिली इक्वलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ, गलत, फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में. देखो पहले इन दोनों में कौन रिएक्ट करेगा? Na2CO3. और जैसे ही ये NaHCO3 बन गया वैसे ही फिनोप्थिलीन कलर चेंज कर जाएगा. तो हम लोग लिखेंगे रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl इज गिविंग NaCl प्लस NaHCO3 फॉर्म, है ना. यहां n फैक्टर 1 और यही इक्वेशन लिख दिए. तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? मिली इक्वलेंट ऑफ HCl इज मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3. कितना मिलीमोल? 2.5 इंटू 0.1 मिलीमोल. n फैक्टर HCl का 1 मिली इक्वलेंट, दैट विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं कि Na2CO3 x मोल था, मोल मान लेते हैं, और ये था मान लो y मोल. ये टेकन है. टेकन और फॉर्म को अलग अलग लिखना है कि नहीं. Na2CO3 के मिली इक्वलेंट तो x गुने 1000 गुने n फैक्टर, इसका कितना लेंगे? 1 लेंगे. निकल गया x, तो सीधे निकल गया x. तो x आ गया 0.25 डिवाइडेड बाई 1000. Na2CO3 का मोल्स पता चल गया. ठीक है. अब बीकर में क्या बचा है? NaHCO3 जो टेकन था y मोल, और साथ में NaHCO3 जो बना है वो है. अब इस बीकर में हम लोग मिथाइल ऑरेंज डालकर HCl के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं, है ना बेटा. तो मिली इक्वलेंट ऑफ HCl विल बी इक्वल टू मिली इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 टेकन प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म. जरा गौर से देखो, क्या हम इसके आगे मिली इक्वलेंट ऑफ NaHCO3 फॉर्म नहीं लिख सकते थे क्या? तो ये जो है 0.25 वो इसके भी मिली इक्वलेंट है और इसके भी मिली इक्वलेंट है. तो सीधे NaHCO3 फॉर्म्ड की जगह यहां क्या लिख देंगे? 0.25
यहां पर कितना इस्तेमाल हुआ? अब 2.5 ml ऑफ 0.2, 2.5 इंटू 0.2 इंटू 1, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3 टेकन कितना? Y मोल, मिली मोल इंटू n फैक्टर 1, यहां से Y निकल जाएगा। अब ये कितना हो गया? 2.5 इंटू 0.2, 0.5 माइनस 0.25, 0.25 इज इक्वल टू Y इंटू 1000 इंटू 1, तो Y आ गया यहां पर भी 0.25 बाई 1000। जब मोल पता चल गया कितना ml था ये? 10 ml। जब 10 ml में X और Y पता चल गया तो 1000 ml में कितना? 100 से गुणा कर देंगे। इन 1 लीटर मोल्स ऑफ Na2CO3 विल बी 100 से गुणा 0.025, और मोल्स ऑफ NaHCO3 भी मोल पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट गुणा करके मास निकल जाएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर, अब देखिए आपका एक और काम यह है कि आपके स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छा थियरी दे रखा है। जो हम पढ़ाए वो तो खैर है ही बहुत अच्छा, उसके अलावा भी बहुत टेक्स्ट अच्छा दिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जरा इस थियरी को खुद से एक बार पढ़ लेना, है ना। अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम तो एक लाइन में बोल दिए, इसमें 4 लाइन लिखा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसका थियरी पढ़ लेना, साथ ही साथ पेज नंबर 159, पेज नंबर 159 से शुरू हो जाओ पढ़ना, और इसका पूरा थियरी पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। हाँ, एकदम लास्ट तक आपको बहुत इनऑर्गेनिक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और सबसे बैलेंसिंग का मेथड भी दिया हुआ है। तो हम तो शॉर्ट में अल्कलाइन मीडियम तो हम शॉर्ट में ही बता दिए, और शॉर्ट वाला ही याद रखना, रूल रखने का जरूरत नहीं है। कोई भी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कर लिए बैलेंस, एक रूल याद रखो एसिडिक मीडियम वाला, और उसके बाद दोनों तरफ OH माइनस जोड़ के अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर लो। खैर, हम और ये कहना चाहेंगे आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर में भी बहुत थियरी दिया है। टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस आता है बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, लेकिन परमानेंट हार्डनेस आता है सल्फेट उल्फेट के कारण आता है ना, सल्फेट क्लोराइड के कारण आता है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस कैसे हटाया जाता है? बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा मेथड, परमुटिट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। ये सब मेथड जरा सा 1-2 लाइन में देख लीजिएगा, है ना। इसका नॉलेज होना जरूरी है। हम तो आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करना बताएंगे, और सवाल सॉल्व करना इसका बहुत ही आसान है। नोट करो, हार्डनेस इज मेजर्ड इन, हार्डनेस इज मेजर्ड इन, इट इज मेजर्ड in ppm of CaCO3 that would be precipitated by treatment of hard water by suitable reagents। एक लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि हार्ड वाटर लेकर उसमें तरह तरह के रिएजेंट मिलाते हैं। जैसे मान लो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट है, उस मैग्नीशियम सल्फेट वाले हार्ड वाटर में हो सकता है हम मिला दें कैल्शियम क्लोराइड,
तो वो कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बना लेगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट बन गया तो उसमें हो सकता है हम मिला दें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। जितना पीपीएम मिला वही पीपीएम उस वाटर का हार्डनेस होगा। आप तो जानते हो प्रिंसिपल ऑफ मिल इक्विवेलेंट कितना स्ट्रांग टूल है। ए गिविंग बी, बी गिविंग सी, सी गिविंग डी, तो सीधे मिल इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ डी अगर बीच का एन फैक्टर सेम है। और सॉल्ट का एन फैक्टर हमेशा सेम होता है। जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, कैल्शियम सल्फेट बन गया तो एन फैक्टर 2, सोडियम क्लोराइड डाले थे तो एन फैक्टर 1, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट किया एन फैक्टर 2, चार्ज प्रेजेंट, तो सॉल्ट का एन फैक्टर चेंज होता नहीं है, तो सीधे हम लोग मिल इक्विवेलेंट बराबर कर देते। ठीक है, खैर हम लोग लिखेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 जो प्रेसिपिटेट मिला डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन जिससे मिला, मास ऑफ CaCO3 का प्रेसिपिटेट जो मिला डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। हार्ड वाटर को एक सोल्यूशन मानो, हार्ड वाटर को सोल्यूशन ऑफ सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोल्यूशन की तरह ही है ना, लेकिन वो सोल्यूशन इतना डाइल्यूट है कि उसको हम लगभग वाटर ही मानते हैं। हार्ड वाटर को हार्ड वाटर ही तो मानोगे। मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 पीपीएम का फॉर्मूला लिखाए थे ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर, यहां पे चेंज कर दिए कि मास ऑफ CaCO3 प्रेसिपिटेटेड डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। यही हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। ऐसे समझो, हम क्यों ना कह दें कि मान लो इस हार्ड वाटर में कोई एक सॉल्ट डिजॉल्व था, तो इस सॉल्ट को हम किसी तरीके से CaCO3 में ही तो प्रेसिपिटेट कराते हैं। सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो होगा ही होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का हर हाल में एन फैक्टर, यहां का सॉल्ट देख के एन फैक्टर डिसाइड करना, बराबर करना, मास निकालना। सीधे अब सवाल लिखो, नोट करो। समझने वाली बात है कि मान लो सॉल्ट जो था वो MgSO4 था, तो हम इसमें सबसे पहले मान ले मिला दिए NaCl, मान लो मिला दिए हम NaCl, तो ये बन गया मान ले MgCl2 प्लस Na2SO4। NaCl क्यों मिलाएंगे, CaCl2 मिला लो ना सीधे, CaCl2, तो ये बन गया MgCl2 प्लस CaSO4। फिर इसमें हम मिला दिए मान लो Na2CO3, तो सोडियम का सॉल्ट NaCl और MgCO3 तो बनेगा ही, लेकिन ये Na2CO3 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाने लगा, CaCO3 का, इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट। तो हम क्यों ना बोल दें कि सीधे सॉल्ट का इक्विवेलेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? कॉपी करो ये। फाइंड द हार्डनेस ऑफ 1 liter ऑफ वाटर। फाइंड द हार्डनेस ऑफ 1 liter ऑफ वाटर which contains 9.5 milligram of MgCl2। दूसरा सवाल, फाइंड द हार्डनेस ऑफ 1 liter ऑफ वाटर which contains 1.11 milligram of CaCl2 and 1.2 milligram of MgSO4। तो यहां पर जो अभी हम लोग रिएजेंट डालेंगे
वो तो सीधे MgCl2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 का प्रेसिपिटेट लाएगा ना जी। सीधे लिखेंगे यहां पर क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। मान लेते हैं कि W ग्राम CaCO3 बना, तो W बटे 100 कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, कैल्शियम 40 मोल हो गया, मोल मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर, सीधे इक्विवेलेंट हुआ। हम मिलीमोल में चेंज नहीं किए, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर रहे। दैट विल बी इक्वल टू कितना मिलीग्राम था, 9.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाई MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 24 और 71 95 मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, 2 कट गया, W निकाल लिए, ये हो गया 0.1 टाइम्स 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -2 +2, तो 10 की पावर -2 ग्राम। अब 1 लीटर वाटर ही मेरे लिए सोल्यूशन की तरह है, उसका मास कितना होगा, 1000 ग्राम ही तो होगा, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। 1 ml का 1 ग्राम तो 1000 ml का 1000 ग्राम। हार्डनेस कितना, मास ऑफ CaCO3 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन माने मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम इंटू 10 की पावर 3 2, कितना आंसर आया, 10 ppm हार्डनेस था उसका। अब थोड़ा उल्टा भी सोच के देख, हार्डनेस अगर दे दिया तो MgCl2 1 लीटर में कितना था ये निकाल लोगे। अरे जब सीधा चलने आता है तो उल्टा भी थोड़ा आना चाहिए। 10 ppm हार्डनेस है 1 लीटर वाटर का, बताओ उसमें MgCl2 कितना डिजॉल्व है, उल्टा ही तो जाना है भाई। क्लियर। अगला सवाल, ऑब्वियस सी बात है कि इसे भी CaCO3 में लेके आएंगे, इसे भी CaCO3 में लेके आएंगे, तो जो रिएजेंट डालेंगे वो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जो टोटल CaCO3 लास्ट में मिलेगा वो दोनों के वजह से मिलेगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से CaCO3 आएगा ना। अगर दोनों CaCO3 दे रहा है तो टोटल CaCO3 का इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। ठीक ठीक, क्लियर। W ग्राम बाई 100 इंटू एन फैक्टर 2, इसका भी 2, इसका भी 2, MgSO4 पे भी 2 पॉजिटिव का चार्ज, Ca2 प्लस, यहां भी Ca2 प्लस, कितना इक्विवेलेंट हो गया 1.11 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 111 इंटू एन फैक्टर 2 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, और MgSO4 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, टू कट गया 1000 या 100 को लेके जाओ इधर, 100 को, ये 10 की पावर -1, ये कितना हो गया 0.01, नहीं कितना हो रहा है, और ये भी 0.01 ना, ये -5 तो W कितना आ गया 10 की पावर
-3 ग्राम। सही लिखे? अच्छा अच्छा अच्छा। 2 इंटू हार्डनेस 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर वाटर यहां भी, इंटू 10 की पावर 6, 3 कट गया, 2 ppm हार्डनेस है। क्लियर? तो इसी के साथ ही ये टॉपिक का दी एंड।